नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं श्याम भैया आप सबको स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो जब हम कर रहे थे तो उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से लास्ट का कुछ पार्ट जो है वो आप नहीं देख पाए होंगे। उस टॉपिक को हम अलग से इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, और वो था कि हमें इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है कि भाई वो इरेशनल होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि √2, √3, √5 जितने भी ये नंबर्स हैं, ये सबके सब इरेशनल नंबर्स हैं। इनको कैसे हम इनकी रेशनलिटी प्रूव करेंगे, वो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो इनकी रेशनलिटी प्रूव करने से पहले हमें एक छोटी सी थ्योरम देखनी पड़ेगी, और वो थ्योरम क्या कहती है जरा पढ़िए। ये थ्योरम सिंपल सी बात कहती है, ये थ्योरम क्या कह रही है बच्चों, पढ़ना है एक बार। थ्योरम कह रही है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा सा वो प्रिंटिंग का गड़बड़ हुआ है, ठीक है जी। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि पी कोई प्राइम नंबर है। अगर पी किसी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% वो जो है ए को भी डिवाइड करेगा, जहां पर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है सर, ये एक थ्योरम है। उसके बाद में हमारे पास में जो थ्योरम्स रहेंगी वो वही है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये सारी चीजें हम प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले इस थ्योरम का थोड़ा सा एक छोटा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये थ्योरम काम करती कैसे है ना। वो चीज हम देख लेते हैं एक बारी। तो मैं यहाँ अलग से दोबारा लिख लेता हूँ इस चीज को। क्या कह रही है भाई हमारी थ्योरम? तो हमारी थ्योरम ये कह रही है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मान लीजिए पी कोई प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है, फिर क्या कह रहे हैं कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी। तो इस बात को ना हमें प्रूफ के तौर पे मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि ये कैसे है। पहले थोड़ा एक एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद में मैं इसका रिटर्न प्रूफ आपको दूंगा। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि 9, समझिएगा भाई, 9 एक नंबर है। 9 एक नंबर है जो एक प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होता है। पता ही होता है कि नहीं होता भाई, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है 9। तो 9 एक नंबर है जो 3 प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो ये पी है हमारा, जो थ्योरम में हम पी कह रहे हैं ना, वो 3 है। कि पी एक प्राइम नंबर है मान लीजिए, और ये किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। आप देखिए ना इसको, ये ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है, जहां पर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो 3 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 9 आया। और 9 में किसी प्राइम नंबर 3 से डिवाइड जाता है तो 100% ए में भी जाएगा। अगर ए स्क्वायर में डिवाइड जा रहा है तो 100% ए में भी इसका डिवाइड जाएगा। तो आप देखिए, अगर 9 में 3 का डिवाइड जाता है तो 3 में भी 3 का डिवाइड जाता ही जाता है। 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है सर। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको यहाँ दिखाया। ऐसे ही आप देखिए 6 को, तो 6 को अगर आप देखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए इसका। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 × 3 आ गया बेटा। अब 2 × 3 के हिसाब से अगर आप देखोगे यार, तो आपको समझ में आएगा कि श्याम भैया अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं, मान लीजिए 36 कर दूं, तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, अगर प्राइम नंबर पी से डिवाइड हो रहा है, अब ये कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे सर ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। 36 में कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहा है? 2 और 3 से डिवाइड जा रहा है। तो 2 और 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 3 6 को भी डिवाइड करेंगे। ये जो थ्योरम है,
कि अगर प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा। तो एग्जाम्पल से मैंने पहले आपको ये चीज दिखा दी है, और अब आप इस चीज को लिखेंगे कैसे, तो राइटिंग में कैसे लिखेंगे इसको, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब वो समझ लेते हैं। अगर ये थ्योरम गलती से आ जाए प्रूफ करने के लिए तो कैसे लिखेंगे, वैसे आएगी नहीं, बाई द चांस अगर आ जाती है तो बहुत कठिन नहीं है इसको प्रूफ करना, बहुत आसान है इस चीज को प्रूफ करना। चलिए देखिएगा, अब आप लोग देखिए भाई। हाँ जी, मान लेते हैं कि p एक प्राइम नंबर है और ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो मैंने माना कि एक नंबर है a, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a जो है वो मैंने मान लिया आपके लिए क्या, कि श्याम भैया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम मान लेते हैं कि a का प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 डॉट 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 इंटू pn, कुछ ऐसा हमने मान लिया। हमने मान लिया कि ये n प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है, ठीक है ना, n प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से ये जो नंबर a है बना है बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप ये कह सकते हो भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती थी, बोले श्याम भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिंपल सी बात कहती थी कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ए का, ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज यूनिक। भाई किसी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना सर, वो क्या होगा, वो यूनिक होगा। इसका मतलब अगर इसमें P1 से लेकर के वो Pn तक के प्राइम नंबर आ रहे हैं, समझना बेटा, अगर a के प्राइम फैक्टराइजेशन में P1 से लेकर के Pn तक के प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो इसमें इनके अलावा और कोई नया प्राइम नंबर में एडजस्ट नहीं कर सकता। P1 P2 P3 P4 Pn तक के नंबर ही इसमें रहेंगे। इतनी सी बात हमें समझ में आ गई होगी कि भैया इनके अलावा और कोई नंबर इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये मैंने उस लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाया भी था, समझाया भी था। मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा स्लो ही समझने का है। इसके बाद में हम स्पीड अप भी होंगे, जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो और ज़्यादा स्पीड अप होंगे। आप देखेंगे कि चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ खत्म हो रही हैं, सिलेबस तेज़ी के साथ खत्म हो रहा है। एक स्पेशल वीडियो में, एक अलग से सेपरेट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम सिलेबस को कैसे ख़त्म करेंगे, हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा पढ़ने का। क्योंकि आपको पता है ये जो चैनल चल रहा है श्याम भैया मैथ्स, ये चैनल इसलिए नहीं है कि मुझे किसी तरह का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ये चैनल इसलिए है, ये एक एफर्ट है इस चीज़ के लिए कि जो जिन बच्चों को इस तरह की नीड रहती है उन बच्चों तक सारा कंटेंट एक साइड से पहुंच जाए, उनके पास पूरा का पूरा एक बैच पहुंच जाए जिससे वो पढ़ सकें। तो इस तरह की कोशिश जारी है और इसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। 100% श्योर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कंटेंट वही रहेगा जो आप बहुत सारा खर्चा करके कहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अगर ये यूनिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, तब तो आप ये कह सकते हो कि इसमें और कोई नंबर एडजस्ट नहीं होगा, और कोई नंबर एडजस्ट नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमने देखा कि हमने नंबर ए को लिख लिया P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट 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 इंटू Pn। अगर मैंने ऐसे लिख लिया है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बेटा, स्क्वायरिंग 1, इसको मान लेते हैं हम नंबर 1, और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो आप कहोगे श्याम भैया स्क्वायर करने के बाद ये जो a है ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर के जितने भी प्राइम नंबर है उन सबका स्क्वायर हो जाएगा। तब तो कहोगे कि आप आसानी से ये बात कह सकते हो कि P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर डॉट 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 और Pn का स्क्वायर। जिन बच्चों को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आप 6 को लिख रहे हो 2 इंटू 3, अगर आप 6 को लिख रहे हो 2 इंटू 3, तो जब 6 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 36, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो देखिए जब हमने नंबर का स्क्वायर किया तो जो प्राइम नंबर्स थे इसके अंदर उनका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया।
ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है। जब भी हम नंबर का स्क्वायर करते हैं कंपोजिट का, तो उसके जो फैक्टर्स है उनका भी क्या हो जाता है सर, स्क्वायर हो जाता है। उनका भी क्या हो जाता है सर, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हो या समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास में एक्सपोनेंट का लॉ भी आप जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर एक्सपोनेंट का लॉ क्या कहता है भाई, एक्सपोनेंट का लॉ ये कहता है कि अगर कोई नंबर x है और ये p इंटू क्यू से मिलके बना है, p इंटू क्यू से मिलके बना है, तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करिएगा तो इस साइड भी स्क्वायर होगा, और इस साइड का स्क्वायर मतलब p इंटू क्यू का स्क्वायर होगा। और आप ये बात जानते हैं कि a इंटू बी की पावर m, एक्सपोनेंट का लॉ है ये, कि a इंटू बी दो नंबर के मल्टीप्लाई का जब पावर लगाते हैं तो a की पावर m आप अलग कर सकते हो और b की पावर m अलग कर सकते हो। पावर सेम होने पर आप a की पावर m अलग कर सकते हो, b की पावर m अलग कर सकते हो। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। यही सेम चीज जो मैंने अभी आपको एक्सपोनेंट का लॉ बताया है, उसी चीज को यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख पा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो वो 2 इंटू 3 का भी स्क्वायर होगा, और 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा और 3 का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। तो जब मैं इनका बेटा यहाँ स्क्वायर कर रहा हूँ ना ए नंबर का, तो P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, डॉट 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 Pn का स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मेरे को ये चीज गिवन है भाई, थ्योरम ने कहा कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मेरे को ये बात तो गिवन हो गई ना कि ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है। तो मैं कहूंगा इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो बेटा अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% वो P इन्हीं में से कोई होगा। बोलिए, इन्हीं में से कोई नंबर होगा, क्योंकि नया नंबर तो आप ला ही नहीं सकते। फंडामेंटल थ्योरम आपको रोक रही है भाई, फंडामेंटल थ्योरम आपसे क्या कह रही है कि आप इसमें नया नंबर एंटर ही नहीं कर सकते। तो अगर ये नंबर ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, तब तो आप क्लियरली ये कह सकते हो कि श्याम भैया तब तो गारंटी हो गई कि ये जो पी नंबर है ना, ये इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है। तभी तो ए स्क्वायर को डिवाइड लगा पाएंगे। और अगर ये इन्हीं में से एक होगा तब तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म में ही होगा। बोलो, क्योंकि इसमें तो सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो अगर p इन्हीं का कोई पार्ट है, तो भैया इसमें जो नंबर होगा वो p स्क्वायर की फॉर्म में होगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें बीच में क्या आ रहा होगा, p स्क्वायर आ रहा होगा। इसी लिस्ट में कहीं ना कहीं p स्क्वायर आ रहा होगा। और अगर इसमें p स्क्वायर आ रहा होगा तो मैं इस बात कैसे लिखूंगा कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन it is one of, it is one from, it is one from p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, डॉट 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 pn स्क्वायर। समझ रहे हो? तब तो ये जो नंबर होगा ना p, ये जो p होगा, ये p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, pn स्क्वायर, इन्हीं में से एक नंबर होगा, p स्क्वायर होगा। ठीक है। और अगर ये इसका पार्ट हो गया, इम्प्लाइज अगर भैया ये इसका पार्ट हो गया, तब तो p जो है a का पार्ट होगा। बताओ, अगर p स्क्वायर a स्क्वायर का पार्ट हो गया, तो फिर p जो है वो इसका पार्ट रहा होगा, 100% गारंटी है। क्योंकि अलग से तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता, इन्हीं में से यहाँ आएंगे नंबर, क्योंकि ये नंबर तो इन्हीं इसी लिस्ट के स्क्वायर हैं सारे के सारे। तो अगर ये नंबर यहाँ है तो फिर ये नंबर यहाँ भी आएगा। तब तो मैं ये कह सकता हूँ इम्प्लाइज कि जो a है ना, a is also divisible by p। तब तो जो a है ना बेटा, वो भी जो है p से डिविजिबल होगा, उसमें भी p से डिवाइड जाएगा। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p का डिवाइड a स्क्वायर में जाता है तो p का डिवाइड a में भी जाएगा। यही बात मेरे को प्रूफ करनी थी। यूज किसका हुआ है इसमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हुआ, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है किसी कंपोजिट नंबर का, तो वो यूनिक होगा और उसमें कोई नंबर भी आप नया एडजस्ट नहीं कर सकते। जो नंबर पहले से हैं उन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर आपको ये मानना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे इरेशनलिटी प्रूफ करने में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इरेशनलिटी प्रूफ करने में। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने वो कौन आएगा?
सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि जो रूट टू है वो इरेशनल है। चलिए हम प्रूव करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम उल्टा मान के चलते हैं, ठीक है ना। हम उल्टा मान के चलते हैं। जैसे हमने मान लिया कि मान लीजिए कुत्ता नहीं है, ये इंसान है। और हमने कहा कि भैया दिस इज नॉट डॉग, दिस इज ह्यूमन। तो उसके नेचर, उसके काम सब ह्यूमन जैसे होने चाहिए, उसके विचार ह्यूमन जैसे होने चाहिए, उसकी भाषा हमारी जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब हम देखेंगे कि उसका ये सब हमारे जैसा नहीं है, उसकी पूंछ भी है जबकि हमारी पूंछ नहीं है फिलहाल में, तो हम कहेंगे कि भैया ये तो कुत्ता ही है, ये ह्यूमन नहीं है। तो हमने उल्टा माना, हमने कहा भाई चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ह्यूमन ही है। ह्यूमन है तो इसकी पूंछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी तो पूंछ है। तब तो ये कुत्ते से मैच कर रहा है और हमने कहा कि ये कुत्ता ही है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया एग्जाम्पल भी क्या दे रहे हैं, डॉगी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे हम रूट टू को ना इरेशनल अगर हमें प्रूफ करना है तो बेटा हम रूट टू को रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? रूट टू को रेशनल मानेंगे। तब तो हम क्या लिखेंगे, लेट या अज्यूम। हम अपनी ओर से ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रूट टू जो है वो इरेशनल नहीं है। वो रूट टू इज नॉट क्या लिखना है, मैं लिख देता हूँ रूट टू इज रेशनल डायरेक्ट, ठीक है ना। रूट टू इज रेशनल। हमने मान लिया कि रूट टू जो है वो रेशनल नंबर है। अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो आप रेशनल नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, याद दिला दीजिए एक बार। तो आप कहोगे श्याम भैया इसकी जो डेफिनेशन होती है किसकी, रेशनल नंबर की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, है ना, जैसे आपको याद आ जाए। जिन लोगों को भूल में पड़ गई होगी डेफिनेशन वो यहाँ देखना है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर, कोई भी नंबर which can be written or expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अगर आपको याद हो तो यही डेफिनेशन हुआ करती थी। आप कहोगे श्याम भैया बिल्कुल यही डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जिसे हम लिख सकें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और q क्यों नहीं 0 होना चाहिए ये भी मैंने बताया, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो वो डिवाइड जो है डिफाइंड नहीं होता। यानी आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड लगाएंगे तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं होती मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। तो भैया अगर ये रेशनल नंबर है तब तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब। तो मैंने कहा देयरफॉर रूट टू जो है ना बेटा, उसको मैंने मान लिया कि ये जो है किसी p अपॉन क्यू के बराबर है। p अपॉन क्यू के बराबर है, जहां पर वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स। हमने कहा कि भैया जो p और q हैं वो इंटीजर्स हैं, एंड q जो है बेटा वो इक्वल टू 0 नहीं है। q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। लेकिन अब बात ये आती है, हम क्या करेंगे कि हम कह रहे हैं कि चलो p अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर है, लेकिन p और q में कुछ क्या चीजें हो सकती है, कॉमन चीजें हो सकती हैं। यानी इन दोनों नंबरों में हो सकता है कुछ कॉमन हो जो कट जाए। आपने देखा ना कट जाता है। जैसे मैंने कहा 4/6, ठीक है, 4/6। तो आप कहोगे श्याम भैया इनका जो HCF है यानी 2 है, उससे आप काट सकते हो, तो ये आएगा 2/3। और 2/3 कैसी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो कैसे नंबर होते हैं, कोप्राइम होते हैं। तो भैया ये दोनों नंबर तो कोप्राइम हो जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो मैं ना इसकी सारी गुंजाइशें खत्म कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ P और Q का HCF ले लेते हैं, मान लेते हैं वो कुछ है, तो उससे हम इनको काट देंगे तो ये दोनों नंबर क्या बन जाएंगे, को प्राइम नंबर बन जाएंगे। फिर इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। तो मैं ऐसा ही करता हूं और मैं इनको काट लेता हूं, ठीक है भाई, मैं इनको जो है बेटा काट लेता हूं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम लेट यहां लिख लेते हैं कि लेट एम बी द HCF ऑफ, हमने मान लिया कि P और Q का HCF कौन है, M है।
P और Q इन दोनों में कुछ कॉमन है, M है वो। अब M से इनको हम काट देंगे, देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, हम मान लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P अपॉन Q क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P अपॉन Q B A अपॉन B। हमने मान लिया कि इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा वो A अपॉन B हो गई, ठीक है। तो अब हमारा एम्प्लाइज कि जो √2 है ना बेटा, अब वो काय के बराबर हो गया कटने के बाद A अपॉन B के। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आप चाहें तो अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि भैया स्लो चल रहे हैं तो आप थोड़ी सी स्पीड करके देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन भी होता है, तो आप थोड़ा स्पीड अप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं जब धीरे समझाना पड़ता है, लेकिन किसी बच्चे को अगर पहले से आती है चीजें तो वो थोड़ा स्पीड अप करके देख सकता है इस चीज को, ठीक है। तो √2 इक्वल्स टू A अपॉन B हमारे पास आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स, A और B जो है वो को प्राइम है, और जो B है ना बेटा वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है, क्योंकि अगर B जीरो हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमने ये चीज लिख दी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। भाई को प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, एक के अलावा, एक के अलावा इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। 1 के अलावा इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब इसको आप फर्दर नहीं काट सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ये जो इसको मैं मान लेता हूँ 1, क्या मान लेते हैं हम, इसको 1 मान लेते हैं बेटा इस इक्वेशन को। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ पीले कलर से, देखिए मैंने इसको सर हाईलाइट कर दिया पीले कलर से, और इसको हमने 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग 1, ठीक है, स्क्वायरिंग 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्क्वायरिंग 1। अब हमने इसको स्क्वायर कर दिया 1 को, तो जैसे आप इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बेटा A अपॉन B का स्क्वायर। A अपॉन B का स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। जिन बच्चों को समझ में ये बात छोटी सी नहीं आ रही है वो जानते हैं कि एक्सपोनेंट का रूल होता है कि अगर m अपॉन n पे कॉमन पावर है कुछ p, तो m की पावर p अलग हो जाएगा और n की पावर p अलग हो जाएगा। मैंने इसी चीज का यूज यहाँ पे किया है कि जब स्क्वायर कर रहा हूँ तो a का स्क्वायर अलग और b का स्क्वायर अलग। कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई बहुत छोटी छोटी बातें भैया डिस्कस करते हैं, बिल्कुल करना जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों को ये चीजें नहीं आती होंगी, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये बैच उन हर बच्चे के लिए है जो कमजोर है, जो कमजोर भी है। होशियार है उनके लिए तो है ही, जो कमजोर है उनके लिए भी है, ठीक है भाई। तो 2 इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप एक बात कह सकते हो कि इस B स्क्वायर को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, देखो बेटा इस B स्क्वायर को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे श्याम भैया A स्क्वायर आ जाएगा काय के बराबर 2B स्क्वायर के, A स्क्वायर काय के बराबर आ जाएगा 2B स्क्वायर के। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, A स्क्वायर काय के बराबर आ गया 2B स्क्वायर के, और इसको मैं अपने शब्दों में A कह रहा हूँ A। ये इक्वेशन हमने A मान ली है। अब यहां से आपको एक चीज पता समझ में आ गई, पता है क्या, यहां से आप एक बात कंक्लूजन दे सकते हो, फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड, यहां से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं, यानी हम ये बात कह सकते हैं दैट वी कैन कंक्लूड दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। 2 जो है वो A स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। बताओ, अगर A स्क्वायर का 2 इंटू बी स्क्वायर, और 2 प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 2 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा। बोलो 2 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 जो है वो A स्क्वायर को बेटा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अच्छा, अब बाई थ्योरम, अभी जो थ्योरम मैंने पढ़ाई थी ना आपको, सबसे पहले जो थ्योरम पढ़ाई थी उस थ्योरम के हिसाब से आप ये कह सकते हो आप कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ A। समझ रहे हो बेटा, भाई अगर 2 A स्क्वायर का फैक्टर है, याद है P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A,
तो वही वाली बात है कि अगर टू जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ये समझें कि अगर टू और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे दोनों टू और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो टू इंटू बी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से ए स्क्वायर बना है, तो टू से ए स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब ये है टू स्क्वायर टू से जो है वो ए स्क्वायर में डिवाइड जाएगा बेटा। और अगर टू से ए स्क्वायर में डिवाइड जाएगा तभी तो मैंने कहा कि टू इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और अगर टू फैक्टर ए स्क्वायर का है, टू प्राइम नंबर है, तो वो थ्योरम जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी वो क्या कहती थी कि टू इज अ फैक्टर ऑफ ए, तब तो टू जो है वो ए का भी फैक्टर हो जाएगा। और इस बात को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आपके लिए, एक इक्वेशन दे देते हैं इसको, मान लेते हैं नंबर टू। भाई टू जो है वो ए का फैक्टर हो गया, इस बात को हमने नंबर टू मान लिया। या ऐसा कर लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, रुक जाओ, इसको टू मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम ए, यहाँ मान लेते हैं हम ए, ठीक है, उसको ए मान लिया। अब आगे क्या करेंगे, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिक्स एक नंबर है और इसमें सर थ्री से डिवाइड चला जाता है, सिक्स एक नंबर है और इसमें थ्री से डिवाइड चला जाता है, तो आप ये कहोगे कोई ना कोई तो ऐसा नंबर होगा ना जिसको मल्टीप्लाई करने हम इसमें तो सिक्स आ जाए, आप कहोगे वो कोशेंट होगा सर। अगर तीन से आप छह को डिवाइड लगाओगे तो कोशेंट क्या मिलेगा आपको, टू मिलेगा, और थ्री इंटू टू सिक्स आएगा। तो ऐसा कोई ना कोई नंबर है ना जिसको तीन में मल्टीप्लाई करने से सिक्स आ रहा है, तभी तो डिवाइड जा रहा है इसमें पूरा। इसी बात को हम यहाँ कहेंगे कि इफ, देखिए भाई, इफ टू इज अ फैक्टर ऑफ ए देन देयर एग्जिस्ट, तब तो कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट सम सी, कोई इंटीजर सी ऐसा जरूर होगा फॉर विच, जिसके लिए ए, या सच दैट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि सच दैट इस प्रकार से होगा कि ए जो है वो काय के बराबर हो जाएगा, टू इंटू सी के बराबर। समझ गया, अगर टू से डिवाइड जा रहा है, जैसे अभी दिखाया ना मैंने कि सिक्स जो है थ्री से डिवाइड जा रहा है, तो टू ऐसा है ना क्वोशंट, तो ऐसा कोई नंबर सी जरूर होगा जिसके लिए ए इक्वल टू टू सी होगा, ए इक्वल टू टू सी होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसका क्या कर लीजिए, आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे इसका, तो आपको बेटा ए का स्क्वायर तो मिल जाएगा ए स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा टू सी का स्क्वायर, और टू सी के स्क्वायर में से टू का स्क्वायर तो अलग हो जाएगा और सी का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, टू का स्क्वायर हो गया फोर इंटू सी स्क्वायर। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई आपको, टू का स्क्वायर हो गया फोर और ये हो गया सी स्क्वायर। अब इस वाली लाइन को, ये जो लाइन हमने लिखी है ना, ये जो लाइन हमने लिखी है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो लाइन हमने अभी बनाई है, इसमें हम एक स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, और ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लगाएंगे बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से लगाएंगे फ्रॉम टू। ये जो सेकंड में आपने ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर निकाला है ना, इसको यहाँ लगा देंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर है। चलिए देखिए, तो पुटिंग, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम सेकंड। हमने दूसरी इक्वेशन से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ए स्क्वायर काय के बराबर है वहाँ पे टू बी स्क्वायर के, और इधर ये काय के बराबर है फोर सी स्क्वायर के। आप बताओ क्या टू से ये फोर नहीं कट जाएगा टू टाइम, आप कहोगे श्याम भैया कट जाएगा। अगर ये कट गया बेटा, अगर ये कट गया तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फिर यही बात कह सकते हो कि इसका मतलब ये है कि टू से बी स्क्वायर में डिवाइड जाएगा। भाई आप ये कह सकते हो इम्प्लाइज टू इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। तो देयरफॉर बाय थ्योरम, तब तो थ्योरम आ जाएगी अब वही वाली सेम। भाई वो थ्योरम क्या कहेगी कि अगर टू बी स्क्वायर का फैक्टर है तो टू इज अ फैक्टर ऑफ बी, तो टू जो है वो बी का भी फैक्टर होगा। बताओ, टू अगर
एक बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 जो है वो बी का भी फैक्टर होगा। इतनी सी कहानी समझ में आ गई क्या? बोलिए, थोड़ा सीरियस होके पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपको थोड़ा सीरियसली समझ में आनी चाहिए चीजें, तो आप प्रॉपरली समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। एक अगर ये समझ में आ गया आपको तो सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो हमने दिखा दिया कि 2 जो है बी का फैक्टर है, और इस वाली बात को ना मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बी पॉइंट, बी मान लिया मैंने इसको। अब जरा पीछे लौटते हैं, तो पीछे आप देखिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया था कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए। भाई 2 जो है ए का फैक्टर है, ए स्टेटमेंट में दिखाया। यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो तब तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाई 1 एंड, मतलब ए एंड बी, ए और बी का यूज करके आप ये कह सकते हो कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। भाई 2 जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन क्या आपको ये बात याद है कि हमने पहले क्या कहा था कि ए और बी ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई हमने तो शुरू में ये बात कही थी, देखो याद करो, हमने यहाँ ये बात कही थी कि जो ए और बी आए हैं कटने के बाद, ये जो ए और बी आए हैं, ए और बी हैं, ये कोप्राइम नंबर है। और कोप्राइम का मतलब है कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिल गया? कॉमन फैक्टर मिल गया। तो ये तो उल्टी बात हो गई ना भाई, बोलिए बच्चों, ये तो उल्टी बात हो गई। पहले आप कह रहे थे कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और अब कह रहे हो आप कि इनमें कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। और वो कौन है? 2 है, क्योंकि कोप्राइम में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। और अगर इसमें कॉमन फैक्टर हुआ है तो ये हमारी पिछली वाली जो एजम्पशन था, जो हमने माना था कि ये कोप्राइम, उसका क्या कर रहा है? अपोजिशन कर रहा है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो मैं ये बात कह सकता हूं, दिस स्टेटमेंट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो बात है ना, ये वाली जो बात है, ये जो बात अभी निकल के आई है हमारे सामने, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट contradicts our assumption, contradicts our assumption। तब तो ये हमारी बात को खारिज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। और हमारा एजम्पशन क्या था? दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। हमने तो ये कहा था कि ए और बी को प्राइम है, ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है बच्चों। तो हमने तो कहा था कि भाई ये को प्राइम है। ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है व्हाइट कलर में जो मैंने किया है अभी, ये स्टेटमेंट हमारे पिछले स्टेटमेंट का, यानी पिछले एजम्पशन का विरोध करता है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू, इसके आगे क्या लिखेंगे समझिए, इसके आगे हम क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन बेटा आया क्यों? ये विरोधाभास आया क्यों? तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो गलती कहाँ हुई? हमने कुछ गलत माना, और वो गलत क्या माना? वो गलत यही माना दैट रूट 2 इज रेशनल। हमने यही बात जो मानी थी ना, सबसे पहले जो अज्यूम क्या था, सबसे पहले हमने अज्यूम किया था कि रूट 2 वो रेशनल है, उसी की वजह से ये सारी दिक्कतें हुई हैं। तो एजम्पशन दैट रूट 2 इज रेशनल, ठीक है, implies रूट 2 इज इरेशनल। इसका मतलब रूट 2 रेशनल नहीं है, तब तो रूट 2 कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल है। रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल है। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड, हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो रूट 2 है वो कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। रूट 2 कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे ना कुछ आप पॉइंट समझ लीजिए, जैसे मैंने ये किया है बिल्कुल सेम इसमें आप 2 की जगह पे, जहां जहां 2 है, जैसे रूट 2 है ना, तो इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं आपसे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं लिख लीजिए। देखिए, सिमिलर प्रॉब्लम्स, सिमिलर प्रॉब्लम्स, ऐसी और भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो कैसे पूछेगा समझिए। ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि प्रूव दैट रूट 3, या पूछ लेगा रूट 5
या पूछ लेगा √7 या पूछ लेगा √11, यानी आपसे पूछ लेगा अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर दे देगा, अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसको आप प्रूव करिए इज इरेशनल, ये जो नंबर है ये इरेशनल है। तो इन सब का जो तरीका रहेगा वो सेम यही रहेगा, जैसे आपने इसको नोट किया होगा ना, बिल्कुल वैसे ही तरीका रहेगा। तो सेम प्रोसेस में आपको प्रूव करना है, सेम प्रूफ रहेगा। बस आपको जहाँ पे √2 है उसमें 2 आ रहा है तो वहाँ पे 3 कर देंगे आप, जहाँ 5 का क्वेश्चन होगा तो 5 कर देंगे, 7 का क्वेश्चन होगा तो 7 चेंज कर देंगे, उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएंगी। बाकी पैटर्न पूरा यही रहेगा और इसी हिसाब से तो इतने सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इस एक प्रूफ को समझ करके आप इस पूरे पैटर्न को ऐसे ही फॉलो करना है, आपको ऐसे ही समझना है। पहले हमें उसको रेशनल मानना है, रेशनल में हम उसको P अपॉन Q मानेंगे, फिर हम कहेंगे उसमें कुछ HCF होगा, HCF से हम उसको काट देंगे, फिर हम कहेंगे A और B कोप्राइम होंगे, फिर हम उसकी इक्वेशंस बनाएंगे और आगे चल के हम उसको A और B दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर प्रूव कर देंगे और हम कहेंगे कि भैया ये जो है कैसे नंबर है बेटा, ये जो है इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं समझता हूँ आप बना लेंगे। कुछ एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ थोड़ी सी, कि इरेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी इरेशनल्स के बारे में थोड़ी जानकारी समझ लीजिए। पाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इरेशनल नंबर होता है पाई, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। दूसरी बात आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। जैसे एग्जाम्पल पे मैं आपको बताया हूँ अभी कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या कोई भी प्राइम नंबर अगर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तीसरी चीज, अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया बेटा, कैसा आ गया है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो बच्चे मजे लेने के मूड में होंगे यहाँ पे, उन्हें ये क्लास बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा सीरियस क्लास है आज की, थोड़ा सा सीरियस क्लास है, तो उनको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा। वो कहेंगे पता नहीं क्या बोरिंग सा मास्टर है। लेकिन भैया ये चीज ऐसी ही समझनी पड़ेगी आपको, यहाँ मजाक नहीं चल सकता, ठीक है। मजाक वाले सेशन में मजाक भी चलेगा, तो इसको ऐसे ही समझना है आपको कि जब भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ, देखिए ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही हैं भाई, जितने प्राइम नंबर होते हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं। इसके अलावा आप देखिए √6, √7 तो होता ही है, √8, ये सारे नंबर देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी ये किसी के स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जितने नंबर होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ये सारे के सारे नंबर इरेशनल होंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे नंबर जिनका जो डेसिमल फॉर्म है या डेसिमल एक्सपेंशन है, वो आपको कैसा दिख जाएगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एक तो उसमें डॉट 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 लगा होगा, पीछे डॉट 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 लगा होगा, एंड नॉन रिपीटिंग, और उसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होगा डिजिट्स का, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा जो नंबर होगा वो भी क्या होगा बेटा, वो भी इरेशनल नंबर होगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने इसके बारे में बताई। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कॉम्बिनेशन पे आते हैं, वो आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो आपसे पूछी जाती हैं, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा बोर्ड में, इसी सेशन में से क्वेश्चन फंसेगा, मैं आपको बताऊं। जब आप बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे तो हर बार जो क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन इस सेशन में से जरूर आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं बोर्ड एग्जाम का जब सेट कराऊंगा आपको प्रीवियस इस चैप्टर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ भैया ये चीज हमने देखी है, कि आपने जो कराया है यहाँ से ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन combination of रेशनल एंड इरेशनल। तो आपसे ना रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट 5 + √3 इज इरेशनल, 5 + √3 इज इरेशनल। आपको क्वेश्चन आ गया कि 5 + √3 जो है वो इरेशनल है। 9th क्लास में वैसे आपने पढ़ा है कि एक रेशनल नंबर, भाई देखिए 5 रेशनल होता है, 5 बेटा रेशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी।
ठीक है। तो जब भी आपने 9th क्लास में ये पढ़ा है कि इरेशनल और रेशनल, इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो हमेशा आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, रेशनल, हमेशा आपको रिजल्ट इरेशनल मिलता है ना। जब भी आप एक रेशनल और एक रेशनल को ऐड करते हो तो आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलता है वो इरेशनली मिलता है। चलिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है जिसमें कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हम शुरुआत वही करेंगे, लेट, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि लेट 5+√3 बी रेशनल। तरीका वही रहेगा, हमने मान लिया कि ये रेशनल है, सच दैट, इस प्रकार से कि 5+√3 जो है ना, ये a/b के बराबर है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अगर हम एक स्टेप कम करना चाहते हैं अपना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया हमने तो है ना अपने आप पहले से ही को प्राइम ही मान लिया है, a एंड b आर को प्राइम्स, ये बात हमने पहले ही मान ली है, और b इज नॉट इक्वल टू 0 हमने पहले। अब वो HCF से काट रहे थे ना, वो वाला स्टेप मैंने कम कर दिया यहाँ पे, तो 5+√3 a/b के बराबर आ गया अगर रेशनल है तो। ठीक है, इस 5 को देखो, 5 तो रेशनल है, अब 5 को अगर आप दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हो बेटा, तो आप कहोगे कि श्याम भैया √3 इक्वल आ गया a/b -5 के, a/b -5 के आ गया। ठीक है जी, a/b-5 के आ गया। अब बताओ मुझे आगे, तब तो आप ये कहोगे सीधे सीधे मुझसे कि श्याम भैया अगर √3 a/b-5 के बराबर आ गया है और a/b रेशनल है, देखना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि a/b जो है वो एक रेशनल नंबर है और 5 भी एक रेशनल नंबर है, और आपको पता है कि अगर रेशनल और रेशनल का डिफरेंस लेते हैं तो नंबर हमेशा कैसा आता है, रेशनल आता है। तब तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा नंबर है ना बेटा, ये कैसा होगा, रेशनल होगा। ये पूरा नंबर कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। और ये जो नंबर है √3, ये आप प्रूव कर चुके हो, ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड, इसको हम तो ऑलरेडी प्रूव्ड मान रहे हैं कि √3 जो है इज इरेशनल। भाई √3 जो है वो इरेशनल है। अब आप तो मुझे बस ये बताओ कि गधा और घोड़ा दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या सर, बॉय सर, गधा और घोड़ा क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, कैसे हो सकते हैं? चलिए भाई, चलो मजाक की बात है तो खैर अलग है, हमारे बॉबी सर बहुत मजाक करते हैं, एकदम मजा आ गया। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि गधा और घोड़ा कोई मैचिंग नहीं है ना, दोनों अलग चीजें हैं। ऐसी रेशनल और इरेशनल दोनों का कोई मैचिंग नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तब तो आप ये कह सकते हो कि श्याम भैया अगर √3 यानी इधर वाला पार्ट LHS, अगर LHS इरेशनल है और RHS रेशनल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। बताओ कभी हो पाएंगे, आपको कभी नहीं हो सकते सर, कोई मीनिंग ही नहीं है कि इक्वल हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ रेशनल नंबर, a rational number become equal to an irrational number, become equal to an irrational number। ऐसा कभी जीवन में नहीं संभव है प्यारे बच्चों कि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, क्योंकि दोनों ही एंटिटी बिल्कुल अलग हैं, दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग हैं। रेशनल अलग होता है और इरेशनल चीज अलग है। तो √3 तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है कि इरेशनल है, तो √3 तो भैया इरेशनल है, और ये वाला पार्ट आप क्लियरली देख रहे हो कि रेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या है, हमारी बात का कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को ना आप ए मान लो, ए। तो स्टेटमेंट ए, मैं इस बात को ना यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लगा लीजिएगा बीच में कि स्टेटमेंट ए कॉन्ट्राडिक्ट्स, स्टेटमेंट ए कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट, कौन सा फैक्ट, इस फैक्ट को,
तो स्टेटमेंट ए कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस फैक्ट दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए रेशनल नंबर बिकम इक्वल टू ए रेशनल नंबर। एक रेशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये बात हम जानते हैं, और यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब इस बात को आप ऐसे लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, तो आप कहोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज्ड या अराइजेस ड्यू टू, वही आवर रॉन्ग एजम्पशन, भैया हमने गलत माना, हमने श्याम भैया गलत चीज मान ली, इसीलिए ये गलती हुई है। और वो गलती क्या माना हमने गलत, दैट 5 प्लस रूट थ्री, 5 प्लस रूट थ्री इज रेशनल, हमने ये चीज ना गलत मान ली, देयरफॉर 5 प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। तब तो भैया 5 प्लस रूट थ्री जो है वो क्या हो जाएगा सर, इरेशनल हो जाएगा। तो जब भी एडिशन पे बेस्ड ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं समझता हूँ कि मेरे सारे प्यारे दोस्त इस बात को कर लेंगे। आप बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी और आपकी मित्रता बहुत पुरानी है, युगों युगों पुरानी है। आप जानते हैं कि पिछले जन्म में जब हम दोनों इच्छाधारी नाग हुआ करते थे, तब से हमारी ये दोस्ती चल रही है। ठीक है वही सर, जब आप हुआ करते थे इच्छाधारी नाग, उस समय से ये दोस्ती चल रही है हमारी और आपकी। तो भैया दोस्ती बहुत पुरानी है बेटा, इसलिए विश्वास रखिए कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो वही सिखाया जा रहा है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और जो मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ना मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बेस्ड भी दिखाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन बेस्ड में क्वेश्चन कैसा आता है। तो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रूव दैट, अब मैंने आपसे ये कह दिया कि प्रूव दैट 5 रूट 2 इज रेशनल। अब भैया ये प्रूफ करिए। आप जानते हैं कि जब भी एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, 9th क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी एक रेशनल नंबर, 5 रेशनल है और रूट 2 इरेशनल है, तो जब भी एक रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है, ये बात आपने पढ़ी है, यहाँ लिख रहा हूँ, जब भी एक रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ होता है ना बेटा, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है ना वो इरेशनल आता है। फाइनल रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि 5 रूट 2 इरेशनल है, लेकिन आपको प्रूफ करना है तो सेम तरीका है, वही चीजें करेंगे जो कर रहे हैं हर बार कि लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं कि 5 रूट 2 इज रेशनल। हमने मान लिया कि 5 रूट 2 जो है वो रेशनल है, देयरफॉर 5 रूट 2 जो होगा वो किसके बराबर है, हमने मान लिया a अपॉन बी, सच दैट कि a एंड b आर को प्राइम्स। देखो ये को प्राइम जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, ये एक स्टेप कम करने के लिए लिख रहा हूँ। ये जो मैं को प्राइम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, वो एक स्टेप कम करने के लिए लिख रहा हूँ, सच दैट a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है जी, a और b जो है वो कैसे नंबर होंगे, को प्राइम होंगे, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। बस ये बात मैंने लिख दी। तब तो आप क्या करोगे, आप एडजस्ट करोगे। यहाँ देखो इन वाले क्वेश्चंस में आपको रूट 2 या रूट 3 को आप ऑलरेडी मान लेते हो कि वो इरेशनल है, यहाँ आपको अलग से प्रूव नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन दे दिया, मान लो बोर्ड ने ये बड़े नंबर में दे दिया क्वेश्चन, कम नंबर में दिया है, 5 नंबर में आ गया मान लो, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ फिर तो आप जो है रूट 2 या रूट 3 को पहले इरेशनल प्रूफ करिएगा। ठीक है, पहले आप रूट 2 या रूट 3 को रेशनल प्रूफ करिएगा, तब आगे बढ़िएगा। लेकिन अगर आपको ये कम मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट रूट 2 या रूट 3 जो दे रखा उसको इरेशनल आप पहले से मान लेंगे। हम तो पहले से मान रहे हैं कि भैया रूट 2 इरेशनल है, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रूट 2 बराबर a अपॉन बी हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा। तो इधर ट्रिक कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जो इरेशनल नंबर है ना उसको एक तरफ रखो, बाकी हर चीज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ, जो इरेशनल है उसको एक साइड में रखिए और बाकी हर चीज को दूसरी साइड में इक्वल के ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रूट 2 के अलावा यहाँ पे कौन था, 5 था। भाई रूट 2 के अलावा कौन था, यहाँ पे 5 था। तो आप इस 5 को इधर ट्रांसफर करिए, या मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों साइड 5 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, चलिए जो बच्चे ऐसे नहीं समझते हैं ट्रांसफर करना, मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ साइड। बहुत सारे मेरे ऐसे वीरे हैं जिनको अभी जो है सिंपल इक्वेशन में चीजों को इधर से उधर ट्रांसफर करना नहीं आता, यानी शिफ्टिंग नहीं आती है। तो भैया कोई बात नहीं, जिनको शिफ्टिंग नहीं आती है, मैंने 5 से डिवाइड लगा दिया दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा,
5√2 अपॉन 5 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा a अपॉन 5 इंटू बी। समझ रहे हैं आप? 5 का जब आप लगाओगे डिवाइड तो 5 का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा। तो अब मैं ये कर रहा हूँ 5 से 5 कट गया, तो √2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, a अपॉन 5b आ गया। a अपॉन 5b आ गया, √2 इक्वल टू a अपॉन 5b आ गया। अब मुझे बस ये बता दो कि a अपॉन 5b कैसा है, रेशनल है। भाई a अपॉन 5b में सारे नंबर रेशनल है, तो ये पार्ट रेशनल है और ये पार्ट क्या है, इरेशनल है। तब तो आप कहोगे कि श्याम भैया सिंपल सी बात कह दी आपने कि a अपॉन 5b में ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा रेशनल है, ये वाला पोर्शन पूरा रेशनल है, और जो LHS है ना वो कैसा है, इरेशनल है। तब तो आप सिंपल बात ये कह सकते हो भैया कि दिस contradicts the fact that a rational number cannot be equal to an irrational number। एक रेशनल नंबर जो है वो कभी भी एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये विरोधाभास हुआ क्यों, तो आप कहोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने जो गलत माना। अब क्या गलत माना आपने, आप ही बताओ। रॉन्ग एजम्पशन दैट 5√2 इज रेशनल। हमने भैया 5√2 को रेशनल माना, उस वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। तो यहाँ इम्प्लाइज आप कह सकते हो कि 5√2 इज इरेशनल। तब तो 5√2 कैसा था, इरेशनल था। 5√2 जो था वो बेटा इरेशनल था। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी हिसाब से समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूँ कि जितने टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं या जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के बन सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन के बन सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ NCERT के प्रॉब्लम्स कैसे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। देखो √3 का है तो आप √3 का कर लेंगे, अब तो आप समझ ही गए कैसे करना है। जैसे मैंने √2 का कराया वैसे ही आप √3 का कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको अपनी कॉपी पे वो जो पिछला मैंने कराया उसे देख के करना है, HW में हो गया। ठीक है जी, ये देखिए अब 5, देखो ये √3 यहाँ उड़ गया है, वैसे यही था 5 माइनस √3। तो जैसे मैंने प्लस वाला किया है वैसे ही हो जाएगा। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आप क्या करेंगे, 5 माइनस √3 को बेटा a अपॉन बी मान लेंगे। फिर मैंने तरीका बताया कि इरेशनल पार्ट को इधर रखना है, बाकी सबको इधर लेना है। तो आप क्या करिए, -√3 इधर रखिए और a अपॉन बी -5 इधर कर लीजिए, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 आ जाएगा इधर। या इतने पे भी कह सकते हो आप कि -√3 तो भैया इरेशनल है और a अपॉन बी -5 रेशनल है, तो यहाँ से भी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जैसा मैंने अभी कराया। मैंने कहा 5√2 इरेशनल है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 3√2 इरेशनल है। तो आप बिल्कुल कर लेंगे इसको। चलिए मेरे प्यारे धुरंधर बच्चों, आप ये काम कर लेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए आपके लिए कितनी सुविधा से मैं चीज़ें बना के आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। बोर्ड में एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे बेटा, आप कर पाएंगे और आपके नंबर भी बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारे हर सेशन से मार्क्स बढ़ने चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम के। और बोर्ड एग्जाम तो एक चीज़ है, मैं कह रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी तो बढ़ना चाहिए। तो हमारी क्लासेस का मकसद ये भी रहेगा कि आप मैथ्स को रुचिपूर्वक पढ़ें, उसमें इंटरेस्ट लेके चीज़ें सीखें। अब ये देखिए प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, आप कर ही लेंगे जैसे मैंने बता दिया, √2 की तरह ही होगा सेम, बस उसमें 5 लगा दीजिएगा। प्रूव दैट 3 + 2√5, इसका आइडिया दे देता हूँ। देखो वैसे मैंने अभी बता दिया वही है कि 3 + 2√5 को आप क्या मान लेंगे, a अपॉन बी मान लेंगे बेटा। तो फिर 3 को आप माइनस कर दीजिए तो 2√5 का एक इक्वल आ जाएगा a अपॉन बी -3 के। ये 3 जो है इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, माइनस हो गया। अब जो 2 है इस 2 का इधर डिवाइड लग जाएगा तो इधर √5 बचेगा और इधर आ जाएगा आपका a अपॉन 2b -3/2। दोनों में डिवाइड लगेगा ना, a अपॉन बी में डिवाइड लगाओगे तो a/2 भी हो जाएगा और 3 में डिवाइड लगाओगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका कैसा हो गया,
रेशनल, और ये वाला पार्ट हो गया इरेशनल, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन से कर देंगे आप। 1/√2 जब आप प्रूव करेंगे, 1/√2 जब आप प्रूव करेंगे तो इसको भी ऐसे कर लीजिएगा कि भाई 1/√2 को आप मान लीजिएगा a/b के बराबर, a/b के बराबर मान लीजिएगा। तो इसको पलट दीजिएगा, जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप कहोगे कि √2 का एक बराबर आ जाएगा b/a के, √2 का एक बराबर आ जाएगा b/a के। अब भैया b/a तो पहले से क्या है, रेशनल है, और √2 कैसा है, इरेशनल है। तो आप कह दोगे कि ये जो सिस्टम है सर ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सेम चीज यहाँ है, देखो ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया है, और ये वाला पार्ट भी बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हो गई है सर। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट में, और उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर का जो समरी है वो क्या क्या मैंने आपको सिखाया वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज़ मैंने आपको बताई। और रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 है 0 के बराबर होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मैंने आपको बताई कि जब दो नंबर होते हैं तो HCF निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया कि इसको एकदम याद कर लीजिएगा जैसा इसमें लिखा हुआ है। फिर ये थ्योरम है कि इफ P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिविटी, आज ही हमने करी। फिर इनका यूज़ किया हमने यहाँ पे इरेशनलिटी प्रूफ करने में। फिर हमने कहा कि भाई x जो है, अच्छा तो बेटा ये चीज़ ना आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये नीचे वाला जो पैटर्न दे रखा है रेशनलाइजेशन के लिए आप डिनोमिनेटर जब चेक करते हैं तो ये उसका कुछ दे रखा है। आप देखिए कि लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन वी कैन एक्सप्रेस x इन द फॉर्म p अपन q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, let x equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form this a non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates. Let x equal to this be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 की power n into 5 की power m where n number non-negative integers, decimal expansion which is non-terminating and repeating। ठीक है, तो ये क्या चीज़ थी, इस चीज़ को जरा एक सेकंड में बता देता हूँ। ये लास्ट वाला जो टॉपिक था ये क्या है एक्चुअल। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जब भी आपका डेसिमल, ये चीज़ वैसे आप 9th में पढ़ चुके हो बेटा, 9th में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ लास्ट में कि अगर आपका कोई फ्रैक्शन है a/b और मैं कह रहा हूँ कि इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, यानी वो कुछ डेसिमल प्लेस के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसका जो फॉर्म होगा ना वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगा, यानी 2 और 5 के अलावा इसमें कोई भी प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने आपसे कहा कि 5 मान लेते हैं 3/10, तो आप कहोगे इसका आंसर आया है 0.3, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी टर्मिनेट हो गया, 0.3 के बाद खत्म हो गया। तो आप इस 10 को जरा गौर करिए तो इसमें आपको 2 and 5 ही मिलेगा, समझ रहे हैं आप। यानी जब भी कोई नंबर ऐसा होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा बेटा, टर्मिनेट करेगा, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें केवल 2 और 5 प्राइम नंबर की पावर मिलेंगे, इसके अलावा कोई आपको पावर नहीं देखने को मिलेगा। आप ये बात चेक कर लीजिएगा घर पे आराम से, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर इनके अलावा कोई भी प्राइम नंबर मिल गया और कोई प्राइम नंबर मिल गया, जैसे मैंने कहा 1/7, 1/7, तो 7 में आप देख रहे हैं ना 2 है ना 5 है, तो जैसे ही आपको कोई अदर नंबर मिलेगा या 2 और 5 है लेकिन उनके अलावा भी अगर कोई नंबर मिल गया, ठीक है, 2 और 5 के अलावा, जैसे 70 ले लिया मैंने अभी, मान लीजिए 3/70, तो इसमें 10 है और 7 है। भाई 70 जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर क्या होगा, 7 इंटू 2 इंटू 5 होगा। तो इसमें 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, तो 100% गारंटी है कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, सॉरी, वो बेटा टर्मिनेट नहीं करेगा, फिर वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा, यानी रिपीट करना शुरू करे। आपको पता है कि रेशनल नंबर दो ही तरह के होते हैं। तो इस बात को यहाँ पे समराइज्ड अगर करके मैं लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, समराइज्ड करके मैं बोलूंगा कि भैया जो रेशनल नंबर है ना वो उनकी फॉर्म होती है p/q। इसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं।
एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है जब टर्मिनेट करता है, टर्मिनेटिंग होता है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं करेगा बट रिपीट करेगा। तो इन दोनों में, इस वाले में जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसकी फॉर्म होगी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। जबकि अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा आपको कोई और दूसरा प्राइम नंबर, एनी अदर प्राइम नंबर अगर इसमें देखने को मिलता है तो 100% फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। यानी 2 और 5 मिलते हैं या 2 और 5 नहीं भी मिलते हैं तो चलेगा। तो P है अगर तो ऐसा होगा। तो ये डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी है। तो आप दोनों बातें कह सकते हो। क्या कह सकते हो कि अगर रेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो उसमें 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है तो 100% ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ऐसे यहाँ कह सकते हो कि 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो 100% 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई और प्राइम नंबर भी इसमें होगा। मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज का सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। इस सेशन को बहुत प्यार से देखिएगा, समझिएगा, घर पे ट्राई करिएगा। अगले सेशन में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उनको हम यहाँ पे आराम से करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एनसीईआरटी का। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।